हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं ठोस अवस्था के न्यूमेरिकल्स के बारे में। और ये क्लास 12 का जो आपका इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है उसी के हैं और ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं आपके ये न्यूमेरिकल्स से ही बनते हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में हो चाहे अदर कहीं पर भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला आपका छोटा सा न्यूमेरिकल है, जिसमें से कहा गया है कि एक घनी ठोस दो तत्वों ए तथा बी से बना है। परमाणु बी घन के कोनों पर है तथा परमाणु ए केंद्र पर है। यौगिक का सूत्र बताना है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें किसी भी घन की, तो बच्चों ये आपका एक सिंपल सा क्यूब होता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, दो स्क्वायर को इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। तो ये आपका बन जाएगा और इसको इस तरीके से आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि ये आपका एक घनी ठोस मान लेते हैं। तो दो तत्व ए और बी हैं, जिसमें से परमाणु बी घन के कोनों पर है। तो जो आपका बी है वो घन के कोनों पर है, तो ये आपके घन के कॉर्नर हो जाएंगे। यहाँ पर आपका परमाणु बी है, ठीक है। और तथा परमाणु ए केंद्र में है, तो जो परमाणु ए होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें यौगिक का सूत्र बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि परमाणु बी कहाँ है। तो बी परमाणु बी घन के कोनों घन के कोनों पर है, ठीक है। और यहाँ पर घन के 8 कोने हैं और 8 कोने हैं और प्रत्येक कोने पर एक एक एटम है। और एक एटम का कंट्रीब्यूशन इस घन के अंदर कितना होता है, तो 1/8 होता है। तो हमें क्या करना है कि बी परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो बी परमाणुओं की संख्या, तो बी परमाणुओं की संख्या बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 1/8 अर्थात 1, ठीक है। और इसके बाद में बात कर रहा है कि परमाणु ए केंद्र पर है। तो फिर यहाँ पर लिखा जाएगा परमाणु ए घन के केंद्र पर है, ठीक है, घन के केंद्र पर है। तो इसलिए ए परमाणुओं की संख्या है, ए परमाणुओं, इसलिए ए परमाणुओं की संख्या। और ये जो संख्याएं हैं वो कहाँ निकाली जा रही हैं, तो एका कोष्टिका के सापेक्ष निकाली जा रही हैं। तो सेंटर में यहाँ पर देख सकते हैं एक परमाणु है और पूरा का पूरा परमाणु पूरे क्यूब के सेंटर में मौजूद है, यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा है। इसलिए 1 इंटू 1 बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर बी परमाणु की संख्या भी एक आ रही है और ए परमाणुओं की संख्या भी एक आ रही है। अतः यौगिक का जो सूत्र होगा, यौगिक का सूत्र हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका ए अनुपात बी, या हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1:1, या फाइनली हम ए बी लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो ए बी है यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यही आपको बताना था कि यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर यौगिक का सूत्र होगा ए बी, ठीक है। इसके बाद में ये आपका अगला सवाल है, जिसमें से आपको क्या करना है, एक घनी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, जिसमें घन के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु तथा प्रत्येक विकर्ण पर 2 परमाणु है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बना लेना है घन। तो ये हो जाएगा आपका घन, और इस घन में फिर आपको ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पर परमाणु मौजूद हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है कि घन के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु है। तो मतलब ये हो जाएंगे आपके पास 8 कोने और हर कोने में ऑलरेडी एक एटम मौजूद है, ठीक है। अब इसके बाद में बात कर रहा है कि प्रत्येक कोनों के साथ साथ एक परमाणु मौजूद है, ठीक है, मतलब कोनों पर।
तथा प्रत्येक विकर्ण पर 2 परमाणु मौजूद हैं। यानी कि यहाँ पर ध्यान देना कि विकर्ण कितने। तो बच्चों एक विकर्ण आपका ये यहाँ से हो जाएगा बॉडी डायगोनल, ठीक है। एक आपका विकर्ण ये यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक विकर्ण ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और चौथा विकर्ण यहाँ से यहाँ होगा। मतलब इसमें टोटल 4 विकर्ण होंगे। एक विकर्ण ये आपका, ठीक है। दूसरा विकर्ण ये यहाँ से यहाँ तक 2 परमाणुओं को मिलाने वाली जो आपकी ये दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर देख सकते हैं, और ये आपका चौथा विकर्ण, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 4 विकर्ण है। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें निकाल लेना है कि घन के कोनों पर कितने परमाणु हैं। तो घन के कोनों पर, तो यहाँ पर लिखा जाएगा घन के 8 कोनों पर, 8 कोनों पर परमाणु हैं, ठीक है। तो घन के अगर 8 कोनों पर परमाणु हैं तो यहाँ से आपका जेड का मान कितना आ जाएगा, 8 × 1/8 अर्थात 1, ठीक है। और इसके बाद में ये कह रहा है कि प्रत्येक विकर्ण पर 2 परमाणु। तो यहाँ पर विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या कितनी है, तो विकर्णों की संख्या है यहाँ पर बच्चों 4, ठीक है। और एक विकर्ण पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या, एक विकर्ण पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी दी गई है, 2, ठीक है। तो अगर मान के चलिए विकर्णों की संख्या 4 है और एक विकर्ण पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि टोटल कितने आपके पास में परमाणु होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 × 2 = 8, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा मान 8 और ऊपर से कितना आया, 9। तो हमें क्या बताना था, कुल परमाणुओं की संख्या, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर कुल परमाणुओं की संख्या बतानी हो तो लिखा जाएगा कुल परमाणुओं की संख्या बराबर 1 + 8 = 9, ठीक है। तो ये जो आपका 9 है यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही आपको यहाँ पर बताना था कि कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। ये अगला सवाल है कि NaCl क्रिस्टल FCC क्रम में है तो इकाई सेल में Cl- आयनों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले क्यूब बना लेंगे, ठीक है। और इसके बाद में ये जो आपका क्यूब है वो किस हिसाब से बेस्ड है, तो वो आपका FCC के हिसाब से बेस्ड है। यानी कि ये जो NaCl आपका है वो FCC के क्रम में क्रिस्टलीकृत है। अब FCC में क्या होता है कि आपके जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पर एटम्स होते हैं, इसके अलावा जो फलक होते हैं, तो टोटल यहाँ पर 6 फलक हैं। तो ये 4 हो गए, 5वां ये, 6ठा ये, तो 6 फलकों पर आपको एटम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो Cl- आयन वो आपके कहाँ पर होंगे, कॉर्नर पर होंगे और साथ साथ फलकों पर होंगे। और अगर हम बात करें जो आपके सोडियम के आयन है वो ये जो आपका कोर है उस कोर के बीच में होगा। मतलब यहाँ पर हो सकता है आपका सोडियम का आयन, है ना। तो ये आपका सोडियम का आयन होगा और ये जितने भी कॉर्नर और फलक हैं वहाँ पर आपका Cl- का आयन होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर स्पेशली इकाई सेल में Cl- आयनों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्रति इकाई सेल में Cl- आयनों की संख्या, Cl- आयनों की आपको संख्या बतानी है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, Cl- आयनों की संख्या बतानी है प्रति इकाई सेल में। तो अब यहाँ पर हम Cl- कहाँ देख रहे हैं, कॉर्नर्स पर देख रहे हैं और फेस पर देख रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर,
वैल्यू निकालेंगे। कॉर्नर्स पर आपके 8 एटम हैं जिनका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, ठीक है। और फलक पर 6 एटम है जिनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो ये आपका हो जाएगा कोनों पर का डिटेल और ये हो जाएगा फलकों पर का डिटेल, ठीक है। तो आप यहाँ से कट करके वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 + 3 अर्थात टोटल मान कितना आ जाएगा 1 + 3 बराबर यहाँ पर लिख रहे हैं 4, ठीक है। तो ये जो 4 है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा वो 4 होगा, यानी कि NaCl क्रिस्टल में अगर हम बात करें Cl- आयनों की, और अब वो आपका जो अगर NaCl क्रिस्टल है वो FCC के रूप में है तो वहाँ पर Cl- आयनों की संख्या कितनी आएगी 4। तो यही आपको बताना था। ये अगला सवाल है जिसमें कहा गया है कि 3 तत्व X, Y, Z ठोस क्रिस्टल जालक में है जिसमें X परमाणु घन के कोनों पर, Y परमाणु घन के केंद्र में तथा Z परमाणु घन के फलकों पर है। तो यौगिक का सूत्र बताना। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन सा आपका एटम कहाँ पर है तो आपको एक क्यूब बना लेना है जिससे कि आसानी होगी समझने में। तो ये आपका बन गया क्यूब। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा कहाँ पर एटम है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर X, Y, Z आपके पास 3 एटम है और यहाँ पर जो X है वो घन के कोनों पर है। तो ये आपके जो कोने हैं, एक घन में 8 कोने होते हैं तो ये 8 कोने। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं घन के कोनों पर, ठीक है, X परमाणु है, घन के कोनों पर X परमाणु उपस्थित है। तो अगर हमें Z यहाँ से निकालना हो तो Z बराबर कितना आ जाएगा 8 गुणा 1/8 बराबर 1। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर X परमाणु घन के कोनों में है, ये आप X ऐसे बना सकते हैं, घन पर के कोनों पर अगर X परमाणु है तो 8 कोने हैं और एक कोने पे मौजूद परमाणु का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा 8 × 1/8 बराबर 1। Y परमाणु घन के केंद्र में है तो मतलब ये आपका हो जाएगा Y परमाणु, ये हो गया X परमाणु, ये हो गया Y परमाणु, ठीक है। तो अब Y परमाणु के बारे में लिखना है कि घन के केंद्र में Y परमाणु है, ठीक है। तो घन के केंद्र में आपके पास में Y परमाणु है। तो अगर हम Y परमाणु की बात करें तो केंद्र में एक परमाणु है और इस एक मतलब परमाणु का जो कंट्रीब्यूशन होता है इस क्यूब के अंदर वो पूरा का पूरा होता है। तो 1 × 1 अर्थात यहाँ पर मान आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसके बाद में और क्या कह रहा है, तो इसके बाद में कह ये रहा है कि जो Z परमाणु है वो फलकों पर है। तो ये आपके पास में फलक है, ठीक है। तो एक घन में 4 फलक होते हैं, ये 4 हो गए, 5वां यहाँ पर और 6ठा यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल फलकों की संख्या हो जाएगी 6। तो यहाँ लिख सकते हैं कि Z परमाणु घन के फलकों पर है, ठीक। Z परमाणु घन के फलकों पर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम Z का मान निकालें तो आ जाएगा कितने फलक हैं 6 और एक फलक एक फलक के सेंटर में मौजूद एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है तो 1/2। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो अब हमारे पास में 3 वैल्यू मिल चुकी हैं। यहाँ से देख सकते हैं Z बराबर 1, यहाँ से Z बराबर 1 और यहाँ से Z बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः यौगिक का सूत्र हो जाएगा X, Y, Z 3, ठीक है। और हमें यौगिक का सूत्र ही बताना था तो यही आपका सूत्र हो जाएगा X, Y, Z 3, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर। ये अगला सवाल है कि समान गोलों से बनी एक संरचना में कोर की लंबाई 0.8 मिलीमीटर है तो सरल घन, काय केंद्रित घन और फलक केंद्रित घन। तो सरल घन को SC या SCC,
फलक काय केंद्रित घन को BCC और फलक केंद्रित घन को FCC से हम चार्ट में इंडिकेट कर सकते हैं। ये सिंपल क्यूबिक, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो आपको परमाणु की त्रिज्या बतानी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं दिया क्या क्या गया है। तो यहाँ पर कोर की लंबाई दी गई, तो कोर की लंबाई होती है A। तो A बराबर आपके पास में दिया गया है 0.8 मिलीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, SC के लिए, BCC के लिए और FCC के लिए परमाणु त्रिज्या बतानी, यानी R बताना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, SC के लिए निकालेंगे। SCC के लिए या SC के लिए आपको क्या निकालना है, परमाणु त्रिज्या। तो SCC के लिए आपके पास में जो परमाणु त्रिज्या होती है वो होती है, यानी कि परमाणु त्रिज्या के लिए आपका सूत्र होता है R बराबर A/2, ठीक है। तो यहाँ पर A का मान आप देख सकते हैं 0.8 दिया गया है और नीचे आपको 2 रखना है, भाग कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 0.4 मिलीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आसानी से मान आ जाएगा R का सरल घन के लिए। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, BCC के लिए निकाल लेना है। तो BCC के लिए, तो BCC के लिए सूत्र होता है R बराबर √3A/2, ठीक है, सॉरी 4। तो यहाँ पर √3 का मान 1.732, A का मान आपके पास में 0.8 और नीचे आपको करना है 4, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आएगा, तो आंसर आएगा 0.3464 mm, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, किसके लिए, BCC के लिए। और अब लास्ट में बात करते हैं किसके लिए, FCC के लिए, ठीक है। तो अगर हमें FCC के लिए वैल्यू निकालनी है, तो FCC के लिए वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो FCC के लिए सूत्र होता है R बराबर √2A/4, ठीक है। ये सूत्र होता है R बराबर √2A/4। तो यहाँ पर √2 का मान होता है 1.414, A का मान आपका दिया है 0.8/4, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 0.2828 mm, ठीक है। तो हमें क्या करना था, हमें सरल घन, काय केंद्रित घन और फलक केंद्रित घन के लिए परमाणु त्रिज्या निकालनी थी। तो हम देख सकते हैं SCC के लिए परमाणु त्रिज्या आएगी 0.4, BCC के लिए आएगी 0.3464 और FCC के लिए आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.2828। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। ये अगला सवाल है, यदि AU यानी कि गोल्ड FCC में है तो इसके कोर की लंबाई तथा 2 निकटवर्ती परमाणुओं की दूरी बतानी, ठीक है। और यहाँ पर AU की परमाणु त्रिज्या दी गई है, कितनी है, तो 144 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं निकालना क्या। तो 2 चीज़ें निकालनी, कोर की लंबाई यानी कि आपको A निकालना है, इसके अलावा 2 निकटवर्ती परमाणु के बीच की दूरी D निकाल के बतानी। और ये आपका जो गोल्ड है वो किस सिस्टम में है, तो FCC में है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा FCC के लिए। तो अगर आपको FCC के लिए क्या निकालना है, सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं परमाणु की त्रिज्या। तो चूँकि परमाणु की त्रिज्या बराबर सूत्र होता है R बराबर A/2√2, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या निकालना था, कोर की लंबाई। तो कोर की लंबाई यहाँ पर क्या है, तो कोर की लंबाई A है, तो A बराबर क्या हो जाएगा 2√2 इंटू R। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 1.414 इंटू R का मान आपके पास में कितना दिया गया है, तो R का मान यहाँ पर जो आपका R है किसका, AU का, वो आपके पास में दिया है 144, तो वही यहाँ पर रख दिया जाएगा 144, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा आपका 407 PM। ठीक है, तो एक चीज़ आपकी यहाँ से निकल आएगी। इसके बाद में पड़ोसी परमाणुओं के बीच की दूरी आपको बतानी है, यानी कि d। तो d बराबर क्या हो जाएगा, FCC के लिए सूत्र होता है A/√2। तो a का मान आपके पास में यहाँ पर दिया है कितना, 407, यानी कि ये यहाँ से निकला है 407, और √2 का मान है 1.414। तो इसके बाद में क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 288 PM। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो एक आपका आंसर ये आ जाएगा 407 PM, और दूसरा आंसर ये आ जाएगा कितना, 288 PM। ये अगला सवाल है कि PbS यानी कि लेड सल्फाइड की NaCl प्रकार की संरचना है। यदि लेड सल्फाइड की इकाई सेल की कोर की लंबाई 500 पिकोमीटर है तो इसके घनत्व की गणना करनी है। Pb यहाँ पर 207 परमाणु द्रव्यमान और सल्फर का 32 दिया गया। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, घनत्व निकालना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि PbS किसके सिमिलर है। तो हम जानते हैं कि जो PbS है यहाँ पर दिया गया है NaCl प्रकार का है। ठीक है, यानी कि जो PbS है वो NaCl प्रकार की संरचना में है। तो हम ये मान सकते हैं कि FCC संरचना में क्रिस्टलीकृत होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं PbS NaCl की जैसी संरचना में है। ठीक है, और जो NaCl है वो FCC के तौर पर होता है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि ये जो आपका NaCl और FCC हैं वो दोनों एक जैसे हैं। अतः यह FCC संरचना में क्रिस्टलीकृत होगी। FCC संरचना में क्रिस्टलीकृत होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये पता चला कि जो लेड सल्फाइड है वो NaCl जैसा है, और NaCl की संरचना कैसी होती है, FCC टाइप की होती है। तो हमें FCC के लिए Z का मान पता है। FCC के लिए Z का मान होता है 4। ठीक है, तो Z बराबर आ जाएगा 4। यहाँ से देख सकते हैं कोर की लंबाई दी गई। तो कोर की लंबाई A है यहाँ पर 500 पिकोमीटर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 500 गुणा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर कर लेंगे। और थोड़ा सा अगर हम इसको चाहें तो ये कर सकते हैं, यानी कि 5.00 गुणा 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया गया है, तो हमें अणुभार दिया गया है किसका, लेड सल्फाइड का। तो लेड सल्फाइड का अणुभार 207 + 32 अर्थात कितना आ जाएगा, 7 2 9, और इसके बाद में 3, और इसके बाद में 2। ठीक, 239। हमें निकालना क्या था, तो रो निकालना था। घनत्व बराबर सूत्र हमें पता है, यानी कि रो बराबर होता है Z × M/A³ × Na। ये सूत्र होता है, मालूम है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में वैल्यू पुट करेंगे। तो Z का मान यहाँ पर 4, M का मान 239 बटे A का मान यहाँ पर दिया गया है 5 गुणा 10⁻⁸। तो इसका क्यूब कर देंगे। और एवोगैड्रो नंबर ये Na का मान आपको पता होगा बचपन से कि 6.022 × 10⁻23 होता है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने में क्या है ना, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करने का मतलब क्या है, आपको गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे तो 4 9 36, 4 3 12, 12 3 15, और इसके बाद में 4 2 8, 8 1 9। तो ये आ जाएगा मान। ठीक है, तो 4 9 36, और 4 3 12, 3 15, 4 2 8 1 9, और नीचे आप क्या करेंगे इसका क्यूब। तो 55 25 25 पंचे 125। तो 125 गुणा 10⁻⁻24 × 6.022 × 10⁻23। ठीक है,
जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 12.69। ठीक है, और ये जो आपका आंसर है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगला सवाल है कि एक धातु है जिसका परमाणु द्रव्यमान 50 है और ये बीसीसी में है, यानी बीसीसी के रूप में क्रिस्टलीकृत है। ये धातु का घनत्व 5.96 ग्राम सेंटीमीटर के पावर -3 हो तो इकाई सेल का आयतन निकालना है। तो यहाँ पर आपको वी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देते हैं दिया क्या क्या गया है। तो देखो बीसीसी का जिक्र किया है तो हमें बीसीसी से ये पता चल जाएगा कि जेड का मान कितना होगा। तो बीसीसी के लिए आपका जेड का मान कितना होता है, 2 होता है। इसके बाद में रो यहाँ पर आपका दिया गया है 5.96 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। ठीक है, और इसके बाद में आपके पास और क्या दिया है, तो एम दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं एम, तो एम आपका दिया गया है कितना है, 50। ठीक है, तो इकाई सेल का आयतन निकालना है, यानी कि आपको वी निकालना है। क्या निकालना है, वी निकालना है। तो यदि इकाई के कोर की लंबाई ए है तो सेल का आयतन वी बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर आपके पास इकाई के कोर की लंबाई क्या मानी जाए, कोर की लंबाई अगर आपने क्या मानी है, ए मानी है। ठीक है, तो सेल का आयतन, तो सेल का आयतन आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा आपका v बराबर ए क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको फार्मूला लगा देना है। तो फार्मूला आपका होता है घनत्व रो बराबर जेड इंटू एम अपान ए क्यूब एन ए। ठीक है, हमें निकालना क्या है, यानी कि ये ए क्यूब की जगह पर आप भी रख सकते हैं। तो चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि जेड इंटू एम अपान वी इंटू एन ए। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था, निकालना हमें था v, तो हम v को कर लेंगे बाहर। तो v बराबर हो जाएगा z इंटू एम अपान रो इंटू एन ए। अब इसके बाद में वैल्यू पुट कर देनी, तो वैल्यू पुट करेंगे तो z का मान 2, m का मान 50 बटे रो का मान है 5.96 गुणा na का मान तो पता है कि 6.02, 2 गुणा 10 के पावर कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर यहाँ पर कितना आएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं 27.85 गुणा 10 के पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 27.85 गुणा 10 के पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। ये अगला सवाल है कि एक घने क्रिस्टल जिसमें मोलर द्रव्यमान 56 है के इकाई सेल के कोर की लंबाई 290 pm तथा घनत्व 7.8 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 है, तो इकाई सेल की प्रकृति बतानी। ठीक है, यानी कि आपका जो इकाई सेल है वो किस टाइप का है, एससीसी का है, बीसीसी का है, एफसीसी टाइप का। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देते हैं कि दिया गया क्या गया। तो देखो यहाँ पर मोलर द्रव्यमान दिया गया सबसे पहले m, तो m आपका हो जाएगा 56। इकाई सेल के कोर की लंबाई यानी a आपका दिया गया है 290 pm। ठीक है, तो 290 को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो 290 गुणा 10 के पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लें तो 2.90 इंटू 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर घनत्व दिया है, तो घनत्व दिया है 7.8 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। तो यहाँ पर क्या बताना है, सेल की प्रकृति बतानी, अर्थात सेल की प्रकृति आपको यहाँ पर बतानी है। तो सेल की प्रकृति मतलब पता है क्या होता है, तो सेल की प्रकृति मतलब आपको जेड बताना है। यहाँ पर क्या बताना है, जेड। घनत्व बराबर सूत्र पता है क्या होता है, तो घनत्व बराबर सूत्र होता है जेड इंटू एम अपान ए क्यूब एन ए,
ये होता है आपका सूत्र। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर करना ये है कि बताना है, क्या बताना है, जेड। तो हम जेड को बाहर कर लेंगे, तो जेड बराबर हो जाएगा रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए बटे एम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल फार्मूला। वैल्यू पुट करेंगे तो रो का मान 7.8, ए क्यूब का मान है 2.90 गुणा 10⁻⁻8, इसका कर देंगे क्यूब। एन ए का मान आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, और बटे एम कितना दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं 56। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मान आ जाएगा आपका, कितना मान आ जाएगा, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो अगर वैल्यू किसी भी सवाल में जेड की आ रही है 2, इसका मतलब जो सेल की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, तो बीसीसी टाइप की होगी। ठीक है, तो बीसीसी टाइप में क्या होता है कि जेड का मान कितना आता है, जेड का मान आता है 2। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो आपका सेल है वो किस टाइप का है, यानी इकाई सेल की जो प्रकृति है वो किस तरीके की है। तो यहाँ पर काय केंद्रित घनी संरचना के तौर पर आपका इकाई सेल होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने ठोस अवस्था चैप्टर के प्रमुख न्यूमेरिकल्स के बारे में बात की, और इसमें कई वैरायटी के आपके न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। तो आप अगर इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस चैप्टर के जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनकी आपको तैयारी हो जाएगी। और इसके अलावा जो भी न्यूमेरिकल्स छोटे हैं, हम इसका जो सेकंड पार्ट होगा यानी कि सेकंड वीडियो बना देंगे, तो उसमें क्या होगा कि जिस टाइप के आपके न्यूमेरिकल्स अभी छूट गए होंगे, ठीक है, वो उसमें हो जाएंगे। और आपका ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो भी मेन रोल है वो न्यूमेरिकल्स हैं, अर्थात इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स से पूछे जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर आपको टाइप बता दिया गया कि आपको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि किस तरीके के सवाल आएंगे। हाँ, यहाँ पर इस चैप्टर में जो भी सवाल हैं उनका जो कैलकुलेशन है वो बड़ा है, तो आपको उसका एक तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका जो कैलकुलेशन पावर है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा और आपको ईजी भी रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग ये जान सकते हैं, या इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि इस चैप्टर में किस किस टाइप के सवाल हैं और उनको हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके अगले भी टॉपिक के आपके सवाल होंगे या जो भी अलग तरीके के सवाल इस चैप्टर के बने होंगे उनको हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।